हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये अपने पास जो है क्लास 11th का चैप्टर है ना, और लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। क्लास 11th का जो है लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ द effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings, है ना। तो क्या है ये, क्या है अनडिजायरेबल चेंज जो अपने सराउंडिंग्स में हो रहा है, दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो अपन ने कुछ जो है पोल्यूट कर दिया है, अनडिजायरेबल चेंज कर दिया है सराउंडिंग्स में अपने, है ना। वो एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, लैंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इस वाले में। ठीक है, तो बाकी अपने पास क्या है अब आगे, नेक्स्ट पेज। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है ना। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या चीज़ है, ये देखिए। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है आपके पास, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट ऑफ सेम थिकनेस एट ऑल हाइट्स, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है, एयर कवर है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, अप टू हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल है। ठीक है, उसके ऊपर वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जो अपने पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है, सारा का सारा जो है वाटर वेपर, क्लाउड्स, ये सब कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो एयरप्लेन्स जो हैं, है ना, फ्लाइट्स जो हैं कहाँ उड़ती हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ती हैं। इसलिए अपन जब फ्लाइट में बैठते हैं तो बादल अपने को नीचे दिखते हैं। ठीक है, तो इससे जो है कुछ खास क्वेश्चन बनने का चांस है नहीं। अब ओजोन कहाँ पर है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर जो है, प्रिवेंट्स अबाउट 99.5% ऑफ सन्स यूवी रेज। तो सन से यूवी रेज आती हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं ये, ठीक है, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, है ना। अगर यूवी रेज नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है ना, इंसान को कैंसर हो सकता है। फिर हमारे पास है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब पोल्यूशन जो है उसमें क्या है, दो तरह के अपने पास पोल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, तो दो तरह के अपने पास जो है पोल्यूटेंट्स होंगे। पहला क्या हो जाएगा, गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, है ना। गैसियस जो गैस जो अपन अपने एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स के कारण जो गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है उसकी बात हो रही है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ये सब क्या है, गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, फिर पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, जो गैस नहीं है, जैसे कि डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, ये सब क्या है, पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, फिर गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर ऑक्साइड कैसे जनरेट होती है, वो प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड। सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को अगर जलाओगे तब क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो अब जो है ना, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, पॉइजनस है। SO2 गैस जो निकलने वाली है, SO2 जो गैस है, ये क्या है, पॉइजनस। इट इज़ अ पॉइजनस फॉर टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। तो ये है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एस्सीमा, एस्फीसिमा, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड से क्या हो सकता है, इरिटेशन टू आइज, टीयर्स और रेडनेस हो सकता है। तो कौन सी गैस से क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन्स पे, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सल्फर जो है क्या हो जाएगा, अगर SO2 जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते क्या बना सकता है, SO3 बना सकता है। और वो SO3 जो है क्या हो जाएगा, ये देखो SO3 बन गया, और वो SO3 जो बन गया वो क्या है, H2SO4 भी बना सकता है। तो इस तरह की रिएक्शन जो है एटमॉस्फेयर में हो सकती हैं। फिर अपने पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मोल वन वाला डिस्कशन याद हो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं एज सच नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। तो ये जो है कंबाइन नहीं करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब हाई टेम्परेचर पे, अब ये देखो
डाई नाइट्रोजन मतलब N2 एंड डाइऑक्सीजन मतलब O2 डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन हाई एल्टीट्यूड बहुत हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइटनिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा NO2 जो है नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज हो सकता है जो कि सॉइल में जो है नीचे आ जाएगा और जहाँ पर फर्टिलाइजर तरह काम कर सकता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजन में भी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे N2 और O2 कंबाइन क्या बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन दे रखी है और NO जो है रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। इस तरीके से जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो रहते हैं ऑटोमोबाइल गैसेज जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उसमें आपके पास क्या हो जाएगा उसमें NO2 जो है गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने पास है जो ट्रैफिक और कंजेस्टेड प्लेसेस में जो हेज होती है लाल लाल हेज वो क्या होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 से क्या हो जाएगा लीव्स ऑफ प्लांट्स जो हैं डैमेज हो जाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करता है। तो लंग में इरिटेशन हो सकता है इंसानों के एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं चिल्ड्रन में है ना। टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज भी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है ना। तो ये है ठीक। फिर है अपने पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है हाइड्रोकार्बन जानते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ है ना हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो अगर ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का है ना तो वो क्या हो जाएगा ऑक्साइड्स लिबरेट करेगी है ना ऑटोमोबाइल्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर हो सकता है उनसे। तो प्लांट्स को कैसे हार्म करते हैं हाइड्रोकार्बन्स बाय कॉजिंग एजिंग है ना ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड ट्विग्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स इस तरीके से प्लांट्स को नुकसान करते हैं। फिर है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या है कलरलेस गैस है ऑर्डरलेस गैस है इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ हाईली पॉइजनस है लिविंग टिश्यूज़ के लिए। क्यों क्योंकि ये क्या कर देता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। होता क्या है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है ना। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर है और ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हमारे पास है ना अगर हमारे पास जो है CO भी है तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा किससे रिएक्ट करेगा CO से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारे टिश्यूज़ और लंग्स को जो है क्या होगा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा है ना। तो इस ये जो हार्मफुल इफेक्ट है हमारे पास CO होने का। तो कैसे प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन तब जो है CO रिलीज होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन से जो है CO मिलेगा आपके पास। ठीक है, ये देखो क्या कर रहे हैं इट बाइंड्स CO बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या है इससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बताया अपन ने। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाए ब्लड के अंदर ठीक है तो अगर ये अपने पास ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हो जाए कम हो जाए ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगा रिजल्ट्स इन हेडेक वीक आईसाइट नर्वसनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है ना। तो इसीलिए जो है पीपल एडवाइज नॉट टू स्मोक। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर अपने पास स्मोकिंग करेंगी है ना हैबिट ऑफ स्मोकिंग अगर है तो क्या हो जाएगा प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं और डिफॉर्म्ड बेबीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के नुकसान है। नेक्स्ट है अपने पास CO2। CO2 कैसे रिलीज होता है एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये है CO2 का लिबरेशन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में भी CO2 लिबरेट होता है। ठीक है, और CO2 एब्जॉर्ब कौन करता है ऑब्वियसली प्लांट्स करते हैं ग्रीन प्लांट्स
है ना, जिससे कि क्या है एक लेवल जो है जो मेंटेन रहता है CO2 का एटमॉस्फेयर में। अब जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना, अबाउट 75% ऑफ सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है, इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस विच इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है जिसका रेस्ट ऑफ हीट क्या है, रेडिएट कर देती है अर्थ बैक टू एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं जैसे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, ठीक है। दिस एड्स टू द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये गैसेस एटमॉस्फेयर में है तो इससे क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगी, दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ग्रीन हाउस नाम क्यों आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया, क्योंकि ये गैसेस हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जाने देती हैं अर्थ के सरफेस से, है ना, एटमॉस्फेयर में ही रख लेती हैं उसको, तो गर्मी हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नाम से कहाँ आ रहा है, जो ठंडे प्लेसेस होते हैं, कोल्ड प्लेसेस, जहाँ पर क्या है फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कैसे ग्रो किए जाते हैं, ग्लास कवर्ड एरियाज कॉल्ड ग्रीन हाउस, है ना। तो ग्लास कवर्ड एरियाज, ठंडे प्लेसेस में गर्मी सफिशिएंट हीट मिलती रहे, है ना, उसके लिए क्या है, ग्रीन हाउस, ग्लास कवर्ड एरियाज को जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है क्या हो रहा है, जस्ट एज ग्लास इन ग्रीन हाउस होल्ड्स द सन्स वार्मथ इनसाइड, एटमॉस्फेयर में जो ये गैसेज ऊपर बताइए जो है ना, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब क्या है, सन की हीट को अर्थ सरफेस के नीचे रख देती हैं एंड कीप्स इट वार्म, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। इसका फ़ायदा भी है बिकॉज इट मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड मेक्स द अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ। तो लाइफ किस वजह से, क्योंकि ये गैसेज जो हैं, ये गैसेज क्या कर रही हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और टेम्परेचर मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। है ना। अब जैसे ग्रीन हाउस के अंदर क्या है, ग्रीन हाउस में क्या होता है, उसका बता रखा है, इन अ ग्रीन हाउस सोलर रेडिएशंस पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हीट अप द सॉइल, ठीक है। द वार्म सॉइल एंड प्लांट्स एमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। तो अब ग्लास से जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं जा सकती हैं, पार्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, पार्टली रिफ्लेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो जितनी भी गैसेज आपको बताई हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जैसे कि, और मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज बर्न, प्लांट्स जलाओगे तो मीथेन, है ना, या फिर डाइजेस्टेड और रॉटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से मीथेन लिबरेट होता है। पैडी फील्ड से मीथेन लिबरेट होता है, कोल माइन से होता है, रोटिंग गार्बेज जो डंप्स हैं, और बाय फॉसिल फ्यूल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो एयर कंडीशनिंग में यूज़ किए जाते हैं। CFC जो हैं ओजोन लेयर को भी हैम्पर कर रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है नेचुरली इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस से जो है फ़र्क क्या पड़ रहा है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है और वो बढ़ता रहे ग्रीन हाउस गैस अगर इकट्ठी होती गई तो, ठीक है, तो विच में लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, तो मेल्ट हो जाएगा और फ्लडिंग हो जाएगी लो लाइंग एरियाज की, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शस डिजीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ सकता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, येलो स्लीपिंग सिकनेस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर अपने पास एसिड रेन क्या है, तो नॉर्मली जो रेन वाटर की pH है वो क्या है 5.6, जो कि उसमें क्या है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, क्यों होता है वो, वाटर बाय विथ CO2, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम अपने को दे रखा है वो देखते हैं, ये देखिए एसिड रेन के बारे में बता रखा है इसमें। तो क्या होगा,
एसिड रेन अब कहाँ से आएगी? पहले तो एसिड जनरेट कहाँ से होगी? जो ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, वो रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये जो है जब रेन होगी तो रेन के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है नीचे आती हैं, है ना। तो इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है? प्लांट्स को नुकसान होगा, वेजिटेशन को नुकसान होगा, प्लांट्स वेजिटेशन को नुकसान होगा और एक्वाटिक लाइफ को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली pH 5.6 है। अब एसिड रेन के लिए एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है तो ये देखो, नॉर्मली जो H+ कहाँ से आ रहा है? देखो H2O प्लस CO2 क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इससे H+ निकल रहा है। तो pH ऑफ रेन वाटर जो है अगर 5.6 है तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उससे कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? उसको एसिड रेन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि 7 से कम pH हो गया तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है ये, एसिड रेन में जो है pH क्या होगा? 5.6 से कम होगा। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो है ना कैसे बनता है? एसिड रेन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एमिट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकल सकता है सल्फर और नाइट्रोजन, है ना। कोल और ऑयल जैसे हो गए इन पावर प्लांट्स एंड फर्नेसेस, पेट्रोल डीजल हो गया मोटर इंजन में, जिससे SO2 और NO2 निकल सकता है। SO2 और NO2 जो है इस तरीके से इन दोनों रिएक्शन से क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना सकता है। अब ये जब अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बन सकते हैं, इसके कारण क्या है? जो कि एटमॉस्फेरिक हेज, धुंध सी आ जाएगी, है ना। एरोसॉल ऑफ फाइन पार्टिकल्स, सरफेस केमिस्ट्री में देखा एरोसॉल क्या होते हैं। ठीक है, तो अब एसिड रेन का नुकसान क्या है वो देखते हैं। है ना, एसिड रेन के नुकसान देख लो अब। तो अब ये हार्मफुल है फॉर एग्रीकल्चर, trees and plants as it dissolves and washes away nutrients needed for their growth। न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व कर देगा। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स बीमारियाँ हो सकती हैं अपने पास ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर, है ना। और अगर ये जो है ग्राउंड वाटर तक रीच कर गई, है ना, और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में जो है फ्लो करके रिवर्स लेक तक पहुँच जाए तो क्या होगा? प्लांट्स और एनिमल लाइफ एक्वाटिक सिस्टम में भी इम्पैक्ट करता है। वाटर पाइप्स को एक करोड कर देता है। हैविंग मेटल्स की लीचिंग हो जाती है ना। आयरन, लेड, कॉपर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। ताजमहल जैसे जो है एसिड रेन के कारण जो है डैमेज हो रही थी। ताजमहल हो रहा था पहले, है ना, अब जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की उससे जो है क्या हो गया? उसका पोल्यूशन कुछ हद तक कम किया गया आगरा और उसके अराउंड। ठीक है, तो अब जो है किस तरीके से हम जो है सल्फर और NO2 को जो है कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। रिड्यूस कैसे किया जाए? रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या करोगे? लेस व्हीकल्स यूज़ करो आप ड्रिवन बाय फॉसिल फ्यूल्स, है ना। यूज़ लेस सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करो फॉर पावर एंड इंडस्ट्रीज, है ना। हमें नेचुरल गैस यूज़ करना चाहिए विच इज़ बेटर फ्यूल देन कोल, है ना। या फिर कोल ऐसा यूज़ करना चाहिए इसमें सल्फर कंटेंट कम हो, जिससे कम सल्फर डाइऑक्साइड बने। और जो तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका ये है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हो आप, है ना, कार्स के अंदर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? सिरामिक हनीकॉम्ब रहता है, कोटेड विद प्रेशियस मेटल्स जैसे प्लेटिनम एंड रोडियम। तो ये क्या करता है? एग्जॉस्ट गैसेज में जो अगर अनबर्न्ड फ्यूल मिलेगा, CO नेट ऑक्साइड मिलेगा, तो क्या हो गए? वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे किसमें? CO2 और N2 में। CO2 और N2 से कोई दिक्कत नहीं, एसिड रेन नहीं जनरेट होगा, है ना। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस, अगर एसिड सॉइल में एसिड बढ़ गया है तो क्या हो सकता है? हम लाइमस्टोन ऐड कर सकते हैं। लाइमस्टोन क्या करेगा? लाइमस्टोन CaCO3 बेसिक होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को। ये अब ताजमहल किसका बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ था किसका? मार्बल का, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या करेगा? मार्बल है,
वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट H2 और CO2। जिसके कारण क्या हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, बहुत ही बुरा हाल हो रहा था ताजमहल का। क्योंकि देखो H2SO4 कहाँ से आया, एसिड रेन से आया, और HNO3 दूसरा एसिड है, वो भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है। फिर अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो माइन्यूट जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो, है ना, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं इन एयर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, व्हीकल एमिशंस में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ से आएंगे, स्मोक पार्टिकल्स जो जनरेट हो रहा है फायर से, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये सब हो सकता है पार्टिकुलेट्स, ठीक है। तो अब दे रखा है कि वायबल हो सकते हैं या नॉन वायबल। अब वायबल क्या है, जो लिविंग वाले जो हैं वो वायबल हैं। वायबल पार्टिकल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, एल्गी एटसेट्रा आर माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्पर्स्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब नॉन वायबल क्या है, नॉन वायबल जो है नॉन लिविंग वाले हैं, तो उसको अपन स्मोक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। स्मोक पार्टिकल्स में क्या हुआ, उसमें सॉलिड हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल हो सकता है, फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सिगरेट स्मोक हो सकता है, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज और ड्राई लीव्स, है ना, इनके स्मोक से मिल सकता है। फिर है डस्ट। डस्ट क्या है, डस्ट इज कम्पोज ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें इतना डायमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट, है ना, कितना डायमीटर होना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये, प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग से मिल सकता है ना। सॉ डस्ट फ्रॉम वुड वर्क्स मिल सकता है, पल्वराइज कोल, सीमेंट, फ्लाई ऐश, इन सब से जो है मिल सकता है, पार्टिकुलर एमिशन से हो सकता है, ठीक है। अब ये डस्ट और स्मोक के बारे में हमने पता होना चाहिए, है ना, सरफेस केमिस्ट्री में देखा ही था। अब मिस्ट क्या होता है ना, मिस्ट क्या है, मिस्ट क्या है, लिक्विड जब छोटे पार्टिकल्स, बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट हो सकती है, ठीक है। हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं मिस्ट की फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट है फ्यूम्स। तो ये सब हम नॉन वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स देख रहे हैं, स्मोक, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, है ना। तो कैसे बन सकता है, बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल प्रोसेसेस, है ना। तो ये अपने पास क्या है, फ्यूम्स हैं। अब पार्टिकुलेट्स का नुकसान क्या हो सकता है, तो पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स जो बड़े हैं 5 माइक्रोन से, जो लाइकली जो है नेसल पैसेज, अपने जो नाक और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें लॉज कर जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। और जो पार्टिकल्स अबाउट 10 माइक्रोन एंटर इनटू लंग्स इजीली, लंग्स में भी घुस सकते हैं ये, ठीक है। फिर आपके पास जो है लेड जो है मेजर एयर पोल्यूटेंट है ना। अब तो वो देखा होगा ना हमने, पेट्रोल, लेड रहित पेट्रोल, है ना। तो लेड पेट्रोल जो है क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसलिए लेड के बिना जो है जो पेट्रोल और डीजल जो है वो अपने पास अब अवेलेबल है। लेड करता क्या है, लेड क्या करता है, इंटरफेयर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी अपन जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, और ऑक्सीजन पहुंचाता है डिफरेंट टिश्यूज या सेल्स के पास, ठीक है। फिर अपने पास स्मोक क्या है, स्मोक 2 वर्ड से बना हुआ है, स्मोक एंड फोक। स्मोक एंड फोक का मिक्सचर है स्मोक। दो तरह के हैं अपने पास, क्लासिकल स्मोक है, कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, डिस्टिंक्शन, जो होता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठंडे और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। मिक्सचर ऑफ स्मोक, फोग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है। रिड्यूसिंग मतलब जो रिडक्शन करे दूसरे का। फिर अब फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक किसमें होता है, वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में। तो फोटोकेमिकल कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता है, रिजल्ट फ्रॉम
एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, फिर जो है इम्पॉर्टेंट है, क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, फोटोकेमिकल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए अपने को। फिर है फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे है। फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हो, है ना, तब वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं इसमें, वैरायटी ऑफ पोल्यूटेंट निकलते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो अनबर्न्ड फ्यूल्स हैं, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है ना। जब सिग्निफिकेंट लेवल हो जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड कितना कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से और ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। ये देखो टूट गया ये। अब ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या बना देते हैं, ओजोन बना देते हैं। ठीक है, ओजोन जो यहाँ बन रहा है वो रिएक्ट करता है किससे, इस NO से। क्या बन जाएगा उससे, NO2 बन जाएगा। NO2 क्या है, ब्राउन गैस है, एंड सिग्निफिकेंटली हाई लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू हेज। तो ये देखो NO2 से बना NO, और इस जो ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन रिएक्ट किया O2 के साथ टू फॉर्म ओजोन। ठीक है, अब ये NO और ओजोन मिलकर क्या बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं। अब ओजोन एक टॉक्सिक गैस है, और बोथ NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। एंड ये रिएक्ट कर सकते हैं इसके साथ विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इन पॉल्यूटेड एयर टू प्रोड्यूस कौन से केमिकल्स, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, ये एक्रोलिन का, ये परऑक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला क्या है। तो ये देखो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनेगा। अब इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक देख लेते हैं। इफेक्ट क्या है, अब कॉमन कंपोनेंट कौन से हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है इसके अंदर। तो क्या इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ना। ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है, पावरफुल आई में इरिटेशन हो सकता है, नोज और थ्रोट का इरिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, रबड़ की क्रैकिंग हो सकती है, एक्सटेंसिव डैमेज होता है प्लांट लाइफ को, कोरोजन ऑफ मेटल्स हो सकता है, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबड़ एंड पेंट सर्विसेज। तो सब चीज़ पे नुकसान कर देगा ये। तो कंट्रोल कैसे करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक को, कैसे कैसे कंट्रोल करोगे। तो अब कंट्रोल प्राइमरी प्रिकर्सर्स जहाँ से स्टार्टिंग होती है फोटोकेमिकल स्मोक की, वो क्या है, NO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स, इनको कंट्रोल कर सकते हो। और सेकेंडरी प्रिकर्सर्स कौन से हैं, ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगर इन दोनों को कंट्रोल कर लोगे तो बन जाएगा, है ना, अपने पास जो है फोटोकेमिकल स्मोक कंट्रोल हो जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आप इस्तेमाल करो, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं होगा, फ्यूल का थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, जिससे क्या होगा, NO2 और हाइड्रोकार्बन्स रिलीज नहीं होंगे। कुछ प्लांट्स भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाइनस, जोनेपेरस, क्वेरकस, पायरस एंड विटिस, ये भी जो है NO2 को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, और इनका प्लांटेशन भी है जो है फोटोकेमिकल स्मोक को कम कर सकता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब कैसे होगा, ओजोन जो है कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो ओजोन जो है वो क्या है, बहुत प्रोटेक्ट करती है अपने को हार्मफुल UV रेडिएशन से कमिंग फ्रॉम सन, है ना। तो वो क्या है, ओजोन है। तो अब ये रेडिएशन अगर धरती पहुंच गई तो क्या हो जाएंगी, स्किन कैंसर हो सकता है, मेलानोमा बोलते हैं इन ह्यूमंस, है ना। तो इसलिए ओजोन का जो है बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब ओजोन जो है बनता कैसे है,
स्ट्रेटोस्फेयर में। कैसे बनता है? इस बाय प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन पे यूवी रेज ने जो है रिएक्ट किया तो क्या बना, ये ओ बन गए। अब ये रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा? ओजोन। देखो बन गया ओजोन आपके पास। ठीक है, है ना। ओजोन क्या होता है? थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है ना। ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है। ठीक है, एंड डिकम्पोजेस टू गिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो O2 दे देता है ना। तो O2 और ओजोन में क्या है? थर्मो एक जो है क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। किसने कर दिया? ऑब्वियसली ह्यूमंस ने। तो क्या है मेन रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन? इज बिलीव टू बी रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज फ्रियोन्स, है ना। इनको बोलते हैं फ्रियोन्स। दे आर नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन फ्लेमेबल, जलते नहीं हैं, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता है CFC को। ठीक है, तो अब जो है CFCs का यूज़ कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स में। और कहाँ का यूज़ करते हैं अपन इसको? प्लास्टिक फॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स। तो इसमें CFC को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये जब मिक्स हो जाएंगे, CFC रिलीज हो जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या करते हैं? ये देखो, ये है CFC। तो ये UV रेस रिएक्ट करके क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनाएंगे। और फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव रहते हैं, अपन जानते ही। तो ये रिएक्ट कर जाएंगे ओजोन के साथ, उस ओजोन को तोड़ते चले जाएंगे। ये देखो ओजोन से रिएक्ट किए और फ्री रेडिकल्स बनते चले गए आगे से आगे, है ना। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे? फिर फर्दर रिएक्शन होता जाएगा। अपन जानते हैं फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर में जो है पहुंचते जाएंगे और वहाँ ओजोन को डैमेज करते जाएंगे। ये देखो हो रहा है डैमेज ओजोन। तो ये रिएक्शन भी अपने को पता होनी चाहिए। सीधा पूछ लेंगे कौन सी रिएक्शन जो है ओजोन डिप्लेशन में रोल प्ले कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब जो है ओजोन होल क्या चीज़ है? ओजोन होल जो है कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में। ठीक है, अब देखते हैं ओजोन होल के बारे में। है ना, तो एंटार्क्टिका में क्या पाया कि जो है साइंटिस्ट थे कुछ, उन्होंने कहा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। कहाँ पर? ओजोन होल जिसको बोला ओवर साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर हो रहा है ना। कुछ कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन होल के लिए। कौन सी? समर सीजन में क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन रिएक्ट करती हैं और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्शन जो है, ये देखो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एंड क्लोरीन एटम्स रिएक्शन 5, ये जो है क्लोरीन एटम्स जो है रिएक्शन 5 हो रही है। इससे क्या हो जाएगा? क्लोरीन सिंक्स हैं, प्रिवेंटिंग मच ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो अब ओजोन देखो, ये दोनों जो अपने पास समर्स में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं। ये देखो ये ऊपर कर रहे हैं ना, ये देखो इधर रिएक्शन नंबर 2 और 3 में। लेकिन अब जब समर्स के अंदर क्या है, NO2 और CH4 है, तो ये रिएक्शन ये जो है डिप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स जिसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं, जो बन जाते हैं, है ना। ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है वो क्या करते हैं? सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसपे क्लोरीन नाइट्रेट रिएक्शन 4, है ना, ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसका रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्शन 6, है ना। तो ये वाले जो फ्री रेडिकल ये जो बन रहा है मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट कर जाएगा क्लाउड्स के ऊपर, H2 मतलब क्लाउड्स की सरफेस प्रोवाइड करेगा और ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मॉलिकुलर क्लोरीन। तो ये रिएक्शन सारे सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट, अपने को पता होनी चाहिए। अगर फ्री रेडिकल नॉर्मली ये प्रेजेंट रहेंगे, ClO फ्री रेडिकल, CF फ्री रेडिकल, तो ओजोन को डिप्लीट करेंगे, लेकिन NO2 CH4 वो जो कंज्यूम कर जाते हैं इन फ्री रेडिकल्स को, रिएक्शन नहीं हो पाता ओजोन के साथ। तो लेकिन विंटर्स में क्या है? क्लाउड्स बन जाएंगे, इसके ऊपर क्या है, ये दोनों 6th और 7th रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है? व्हेन सनलाइट रिटर्न्स टू एंटार्क्टिका इन, जब सनलाइट रिटर्न करती है एंटार्क्टिका स्प्रिंग में, तो
सन की वार्मथ क्या कर देती है, क्लाउड्स और H2Cl को ब्रेक कर देती है और Cl2 आर फर्टिलाइज बाय सनलाइट। इस तरह का रिएक्शन हो जाते हैं, है ना। फिर क्या होगा, क्लोरीन रिएक्शन जो है, क्लोरीन रेडिकल्स जो बनेंगे तो फिर जो है ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इफेक्ट्स क्या हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। यूवी रेडिएशंस आ जाएंगी अगर ओजोन ख़त्म हो जाएगा तो, है ना। इससे एजिंग हो जाएगी स्किन की, कैटरैक्ट हो सकता है, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी, ये सब फैक्टर्स है ना। तो ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि प्लांट प्रोटीन्स गेट इजीली अफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशंस व्हिच लीड टू हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। इंक्रीज एवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू स्टेमेटा ऑफ लीव्स एंड डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है वाटर पोल्यूशन। वाटर का पोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो वाटर में अगर आपने अनडिजायरेबल चेंज किया है तो वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अभी तक अपने एयर पोल्यूशन देखा था, ठीक है। तो अब ये जो है कुछ ईजिली आइडेंटिफाइड सोर्स और प्लेस ऑफ पोल्यूशन को बोलते हैं अपन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं आप उसको कि यहाँ से जो वाटर पोल्यूशन आ रहा है, जैसे कि म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स, है ना, जहाँ पर पोल्यूटेंट्स एंटर करते हैं वाटर सोर्स पे। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कौन से हैं, इसमें सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, कौन से खेतों से, बहुत सारे खेतों से आ रहा है ना। एनिमल क्रॉपलैंड कहाँ से आ रहा है, एसिड रेन, कौन सी एसिड रेन से जो है वाटर पोल्यूशन हुआ, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, है ना। ये सब जो है नॉन पॉइंट सोर्सेज। फिर जो है आपको एग्जाम्पल बता रखा है ना। तो ये जो है टेबल। अब माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे, डोमेस्टिक सीवेज से आ जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ से आएंगे, डोमेस्टिक सीवेज, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, और है ना ये सब चीज़ों से। तो ये जो अपने पास सोर्सेज जो हैं इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इस टेबल को जो है ध्यान रखना है, एक रीडिंग जरूर मारनी है इस टेबल करने को, ठीक है। फिर अपने पास है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में किस किस कारण जो है पोल्यूशन हो सकता है। पहला पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। जो माइक्रोब्स डिजीज करते हैं, बीमारी करते हैं इंसानों में, है ना। बैक्टीरिया हो सकता है, अदर माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो कहाँ से आ सकते हैं ये, ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना, ह्यूमन वेस्ट से आ सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया होता है, सच एज एस्टेरेशिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस। जिससे क्या होंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बीमारियाँ हो सकती हैं। फिर है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे सच एज लीव्स, ग्रास, ट्रैश एक्सेट्रा। तो ये पॉल्यूट करते हैं वाटर को एज ए कंसिक्वेंस टू रन ऑफ, है ना। रन ऑफ मतलब जो है वहाँ से पानी अगर बहुत ज़्यादा बह जाएगा तो क्या है, इनके साथ ऑर्गेनिक वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होती है वो डिकम्पोज कर देती है ऑर्गेनिक मैटर को वाटर के अंदर जो होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे कंज्यूम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा वाटर के अंदर, उसको जो है बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे यूजिंग ऑल द ऑक्सीजन इन वाटर। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर देंगे, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जिसके कारण फिशेज या एक्वाटिक लाइफ को नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है उनकी, है ना। इवन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर व्हेन डिकम्पोज कैन डिप्लीट द वाटर ऑफ इट्स, है ना। ये देखो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन ख़त्म कर सकता है, मॉडरेट अमाउंट भी, ठीक है। तो अब हमने क्या दे रखा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अगर अपने पास 6 ppm से नीचे जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है ना। अगर अपने पास 6 ppm से नीचे हो जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लेस देन 6 ppm, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता रहता है ना। अब ऑक्सीजन आता कहाँ है पानी के अंदर, रीचेस ऑक्सीजन कैसे आता है, वाटर या तो एटमॉस्फेयर से और फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर है ड्यूरिंग डे लाइट। नाइट में क्या है, फोटोसिंथेसिस तो रुक जाएगा, बट प्लांट्स रेस्पायर करना शुरू कर देते, रिजल्टिंग इन क्या होगा, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है।
अगर अपने पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व हो गया है वाटर में, तो क्या होगा, सारी सारी ऑक्सीजन बैक्टीरिया और माइक्रोब्स यूज़ कर जाएंगे। दिस कॉज ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ टू डाई, मर सकती है। ऑक्सीजन जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो ख़त्म हो सकती है। एनारोबिक बैक्टीरिया, जो एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और विच डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, बिगिन टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्रोड्यूस केमिकल्स दैट हैव फाउल स्मेल एंड हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो बहुत गंदी स्मेल आएगी, एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया जो है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया डिग्रेड दीज ऑर्गेनिक वेस्ट कीप द वाटर इन द पीरियड इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और एरोबिक बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज तो कर देंगे, ब्रेक डाउन तो कर देंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत खतरनाक तरीके से ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट बहुत गंदी स्मेल आएगी और हार्मफुल भी होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by bacteria to break down the organic matter present in certain volume of sample is known as biochemical oxygen demand, BOD। BOD से पता लगता है अपने को कि कितना उसके अंदर जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा ही BOD होगा। और जितना ज़्यादा बैक्टीरिया क्यों होगा, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर पोल्यूटेंट होगा तो उतना ज़्यादा बैक्टीरिया की ऑक्सीजन चाहिए होगा, उतना BOD होगा। ज़्यादा BOD मतलब ज़्यादा पोल्यूशन, सिंपल भाषा में बोले। ये देखो आप देख, द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर इज a measure of amount of organic material in water in terms of how much oxygen will be required to break it down बायोलॉजिकली। देखो क्लीन वाटर का देखो BOD कितना कम है, लेस देन 5 ppm है। हाईली पोल्यूटेड वाटर देखो BOD, तो कम BOD कम पोल्यूशन है ना। तो BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली टू वाटर पोल्यूशन। ये फिर केमिकल पोल्यूटेंट्स, फिर केमिकल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। फिर केमिकल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो वाटर जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, तो हैवी मेटल्स जो है उसके अंदर डिजॉल्व होके आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हैवी मेटल्स कौन से, जैसे कैडमियम, मरकरी, निकल जो हैं पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। ये हैवी मेटल्स जो हैं पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो वाटर में डिजॉल्व होके आ जाएंगे। और दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बिकॉज और बॉडी कैनॉट एक्सीड, बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे सब, है ना। अगर टॉलरेंस लिमिट से बढ़ ज़्यादा हो गया तो क्या, दे कैन डैमेज किडनीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लीवर एट्सेट्रा, है ना। तो एसिड्स जो हैं, एसिड्स भी डिजॉल्व होकर आ सकती हैं। तो हैवी मेटल का नुकसान अपने को पता होना चाहिए, हैवी मेटल से क्या क्या हो सकता है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अपने को जो है पोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, PCBs जो हैं ये भी यूज़ कर वो भी जो है पोल्यूटेंट्स। ठीक है, देखो ये देखो PCBs, इंडस्ट्री पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल्स, तो यूज एज क्लींजिंग एजेंट, स्किन सॉल्वेंट पर इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड टू द लिस्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, तो ये भी जो है वाटर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। है ना, तो हम पहले देख चुके हैं। तो बैक्टीरिया जो है इनको डिग्रेड करने में जो है उसको खाते जाएंगे और दे में यूज़ अप ऑल द ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन खत्म कर देंगे बैक्टीरिया। तो उससे जो BOD क्या है, बढ़ जाएगी, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन किल्स ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ सच एज फिश एंड प्लांट्स, फिश और प्लांट्स उससे ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, आपके पास फॉस्फेट्स होता है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स इन वाटर एनहांसेस एल्गी ग्रोथ हो जाएगी। अगर फॉस्फेट बढ़ गया पानी के अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर इतनी ज़्यादा एल्गी हो गई तो क्या हो जाएगा, कवर कर देगा ऑक्सीजन वाटर सरफेस को और वाटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, है ना। तो अगर अपने पास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई पानी में तो एनरोबिक कंडीशंस हो जाएंगी विच विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एब्नॉक्सियस डिके एंड एनिमल डेथ हो सकती है। ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कमी दो तरीके से हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाए, सारा बैक्टीरिया खत्म कर गया ऑक्सीजन पानी वाला, और दूसरा क्या है, एल्गी ने कवर कर लिया उसको अब, है ना, फर्टिलाइजर के कारण। फर्टिलाइजर एल्गी ग्रोथ हुई, एल्गी ने पूरा कवर कर लिया, ऑक्सीजन कम हो गया, अब अंदर ही अंदर एनारोबिक जो है कंडीशंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है,
तो उसे डिके हो जाएगा और एनिमल डेथ हो सकती है ना। दिस ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ठीक है, न्यूट्रन है ना, इन दिस विच न्यूट्रिएंट एनरिच। अब न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना वाटर बॉडीज़ के अंदर, जब फॉस्फेट फर्टिलाइजर पहुंच गए तो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर, तो क्या होगा, सपोर्ट ए डेंस प्लांट पॉपुलेशन विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया तो बहुत सारा फर्टिलाइजर, बहुत सारा एल्गी लेयर बन जाएगी ऊपर, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा फिर, एल्गी फिर नीचे जो है एनिमल्स उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने देगा, उसके कारण डेथ हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब ये सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना, तो ध्यान रखना है अपने को। अब फ्लोराइड, फ्लोराइड अगर अगर डेफिशिएंसी हो जाए फ्लोराइड की तो क्या हो जाएगा, टूथ डिके, है ना, दांत खराब हो सकते हैं। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन है, अप टू 1 ppm जो है फ्लोराइड डिज़ायरेबल है। तो फ्लोराइड आयंस क्या करते हैं, इनेमल जो है दांत के ऊपर कोटिंग जो है मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी पेराटाइट, ये फॉर्मूला है द इनेमल का फॉर्मूला है ऑन सरफेस ऑफ टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरापेटाइट। हाइड्रोक्सी पेराइट को फ्लोरापेटाइट में कर देता है, तो हाइड्रोक्सी पेराइट में COH ट्वाइस है, फ्लोरापेटाइट में CaF2 है। और अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अब अबाउट 2 ppm हो गया, है ना, तो अगर अपने पास फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 2 ppm हो गया अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, तो इससे क्या हो जाएगा, मॉटलिंग ऑफ टीथ, उससे भी दांत खराब हो जाएंगे। एक्सेस फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोन्स एंड टीथ, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरियाज में होते हैं। फिर है लेड अपने पास, तो ड्रिंकिंग वाटर में अगर लेड हो गया तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक लेड की जो है रिक्वायरमेंट अलाउड है, प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट कौन सी है लेड की, वो है अबाउट 50 पार्ट्स पर बिलियन। तो लेड डैमेज कर सकता है किडनी को, लीवर, प्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सल्फेट क्या है, अगर 500 ppm से ज़्यादा हो गया, ये लिमिट्स अपने को पता होना चाहिए सबकी ना, लैक्सेटिव इफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज मॉडरेट लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रेट जो है मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 ppm है इसकी। एक्सेस नाइट्रेट से क्या हो जाएगा, डिजीज सच एज मेथेमोग्लोबिनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अदर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, तो ये सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका रफ आइडिया अपने को होना चाहिए, है ना। सीधे सीधे सवाल पूछ लेंगे जेईई में कि इससे क्या होता है। ठीक है, फिर सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल में अगर अनडिजायरेबल, क्या इंसेक्टिसाइड डाल दिया आपने, पेस्टिसाइड डाल दिया, हर्बिसाइड डाल दिए, है ना, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो पेस्टिसाइड्स फिर क्या होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे DDT को जो है इन्वेंट किया गया था कंट्रोल ऑफ मलेरिया में, है ना। आफ्टर द वॉर जो है DDT को यूज़ कहाँ कर दिया गया, डिजीजेज जो है कंट्रोल करने में यूज़ हो गया। तो पेस्टिसाइड जो है, पेस्ट को साइड मतलब साइड साइड का मतलब क्या होता है, किल, तो पेस्ट को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स विद इकोलॉजिकल रिपरकशंस, इकोलॉजिकल इफेक्ट भी इनके होते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये देखो, अगर आपके पास पेस्टिसाइड्स आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, रिपीटेड यूज़ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पेस्ट ऐसे जनरेट हो जाएंगे जो रेजिस्टेंट होंगे, है ना, उन पे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा पेस्टिसाइड, तो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे वो, है कि नहीं। अब ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स दस मेकिंग द पेस्टिसाइड्स इन्फेक्टिव, है ना, तो इसलिए DDT को बहुत यूज़ किया हमने, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ DDT इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, ठीक है नहीं। तो अब ये जो क्या है, DDT के लिए रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया, तो एल्ड्रीन और डायल्ड्रीन जो है यूज़ किए गए, ठीक है। तो डायल्ड्रीन एल्ड्रीन क्या है, पेस्टिसाइड्स। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स वो क्या हैं, वाटर इनसॉल्युबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो
ख़त्म नहीं होते वो, है ना। हाई परसिस्टेंट टॉक्सिन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। अब ये देखो, लोअर ट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, जो पहले कोई, अब घास खाया किसी ने, है ना, घास के अंदर ये सब इकट्ठा हो गए पेस्टिसाइड्स। घास को हिरन ने खाया, तो हिरन जो है घास के ऊपर है ना, अपर हायर ट्रॉपिक लेवल है। हिरन को खाया टाइगर ने, तो टाइगर में और ज़्यादा बढ़ गए। तो हर लेवल पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है ना, और उसका नुकसान होता जाएगा हर लेवल पे, ठीक है नहीं। इन रेजिस्टेंस टू हाई परसिस्टेंस ऑफ क्लोरेटेड ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, है ना, इन न्यू सीरीज जो है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो हैं जनरेट किए गए, जिनको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कैरोमेट्स बोला जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए अपने को कौन से बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। और बायोडिग्रेडेबल तो हैं ये, लेकिन नर्व टॉक्सिन्स जो हैं, ये सीवियर नर्व टॉक्सिन्स हैं, नर्व सिस्टम पे बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। फिर हमारे पास हर्बिसाइड्स भी हैं। हर्बिसाइड्स मतलब जो हर्ब्स को ख़त्म करने में यूज़ किए जाएँ। कौन से हो जाएंगे हर्बिसाइड्स? कौन से हर्बिसाइड्स हैं, ये देखो, ये हर्बिसाइड्स हैं, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइड एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो ये हर्बिसाइड्स, तो ये भी क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे। मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स, है ना, बट इतने परसिस्टेंट नहीं है जितने की ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ठीक है नहीं। तो ये है। तो ये भी जो है ऑर्गेनोक्लोराइड्स क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं फूड वेब, मतलब घास में है, फिर हिरन में चला गया, हिरन से फिर टाइगर में चला गया, इस तरीके से। तो बर्थ डिफेक्ट इससे भी हो सकते हैं, हर्बिसाइड से भी, है ना। तो ऐसा स्टडीज़ क्या पा रही हैं, है ना, ये बस अपने पास इन्फॉर्मेशन के लिए कितना नुकसानदायक। कॉर्न फील्ड्स sprayed with herbicides are much more prone to insect attack and plant disease than fields that are weeded manually। हर्बिसाइड्स को अगर मैनुअली आप उखाड़ोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया अपने पास। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, मतलब जो खुद डिकम्पोज हो जाए, ऐसा वेस्ट इन्वायरमेंट में। कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग मिल्स, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट से, विच प्रोड्यूस फ्लाई ऐश। इंटीग्रेटेड आयन स्टील प्लांट से, है ना, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और स्टील मेकिंग स्लैग बनाते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग्स, है ना। तो ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करने वाले हैं, है ना। तो अब जो है नए नए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या है, अच्छा कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं जिप्सम को, है ना, hazardous वेस्टेज, इन्फ्लेमेबल्स, कंपोजिट एक्सप्लोजर, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज डीलिंग मेटल्स, है ना। तो बहुत मेटल्स जो है सारे सारे मेटल इंडस्ट्री साइज नॉन बायोडिग्रेडेबल करते हैं। तो अब नई इनोवेशंस की गई हैं, तो क्या, जैसे कि फ्लाई ऐश और स्लैग जो कहाँ यूज़ कर लेते हैं अपन, सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ कर लेती है, ठीक है। तो नए नए तरीके से, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो, कम जनरेट हो। है ना। तो जो टॉक्सिक वेस्ट की क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या है, डिस्ट्रॉय की जाती हैं, कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, मतलब जला के उसको। स्मॉल क्वांटिटीज़ जो है कैसे कर सकते हो आप, बर्नड अलॉन्ग विद फैक्ट्री गार्बेज इन ओपन मिल्स, ठीक है। तो ये सब अपने पास जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है। एक और चीज़ इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है क्या दे रखा है, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ हाई ऑक्टेन रेटिंग, है ना। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें कंबशन से एनर्जी मिलती है अपने को,
एंड नो लेड, इसमें लेड नहीं होता, हैंस नोन एज ग्रीन फ्यूल, इसको ग्रीन फ्यूल बुलाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। फिर आपके पास मीथेन को हम क्या बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बायोगैस, है ना। तो बायोगैस बना सकते हो आप, है ना। ऑर्गेनिक जो अब क्या है, रॉटिंग गार्बेज को जो है यूज़ कर लो आप और उससे मीथेन गैस निकाल सकते हो। तो जो बचेगा वो क्या होगा, मैन्योर होगा, फर्टिलाइजर यूज़ हो जाएगा अपने फील्ड्स के अंदर, और बायोगैस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो नए नए तरीके से हम जो है क्या कर रहे हैं, अपने पास नए नए तरीके से हम वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। फिर है आपके पास एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है हाउस होल्ड से भी बहुत सारे डिस्कार्ड्स, जैसे कि मेडिकल, एग्रीकल्चरल, है ना, हाउस होल्ड डिस्कार्ड्स होते हैं, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सब जगह से वेस्ट निकल रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है स्टार्ट किया है, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर रखा है, ये अपन जानते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है, ताकि गंदगी ना फैलाई जाए, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन के दो कंपोनेंट हैं, अर्बन एंड ग्रामीण। ठीक है, अब अर्बन का क्या काम है, अर्बन इंडिया को फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन, है ना, एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजर सॉलिड वेस्ट। तो ये गोल है इसका, तो इंपॉर्टेंट है ना, इसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान किस लिए है बताओ, है ना। तो करंट अफेयर्स भी हो जाएगा आपका और इसमें एनवायरमेंट वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो है वो क्या करता है, ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इंप्रूवमेंटिंग क्लीननेस एंड हाइजीन, ओपन डिफिकेशन, है ना। तो 2 अक्टूबर 2019 को जो है बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पर। फिर है कलेक्शन एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, अब क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक वेस्ट स्मॉल बिन्स में जो है कम्युनिटी बिन में ट्रांसफर किया जाता है, है ना। कम्युनिटी बिन में जो हमारे घरों से जो वेस्ट जाता है वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड कैरी टू डिस्पोजेबल साइट, है ना। साइट पे के जो है कचरे को सॉर्ट आउट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, सेपरेट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं वो प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है, रिसाइकलिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, और बायोडिग्रेडेबल जो क्या है लैंडफिल्स में भर के उनको कंपोस्ट बनाया जाता है, उससे मैन्योर, खाद बनाई जाती है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है। है ना। तो अब इससे जो है अपने को क्या है, पहले एक चीज़ और दे रखी है, ये देखिए, अगर इस वेस्ट को ढंग से आपने मैनेज नहीं किया, है ना, ढंग से मैनेज नहीं किया तो क्या होगा, कुछ क्या हो जाएगा, इसमें से कैटल खा जाती है। आपने देखा होगा कैटल बेचारी जो है, गाय जो है क्या खा रही होती है, पॉलीथीन खा रही होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक कौन सा, पॉलीथीन बैग, मेटल स्क्रैप्स, ये क्या है, चोक कर देते हैं सीवर्स को एंड कॉज इनकन्वीनियंस। पॉलीथीन बैग्स अगर जानवरों ने खा लिए तो क्या है, उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है, डेथ हो सकती है उनकी, है ना, है ना। तो अब हमें क्या सीखना है इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हमें क्या सीखना है, ऑल डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, है ना। पुअर मैनेजमेंट से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लीडिंग टू एपिडेमिक्स ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, का कंटामिनेशन भी हो सकता है ना। ये स्पेशली हैजार्डस है किन के लिए, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, रैग पिकर्स जो होते हैं ना, कचरा उठाते हैं जो लोग, एंड वर्कर्स एंड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड तो मिल गई अपने को, है ना, फर्टिलाइज़र और ये सब यूज़ करके। क्वालिटी सीड्स और वे सब अपन ने जो है यूज़ तो कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, अब इज़ अ वे ऑफ thinking and is about utilizing the existing knowledge and principles of chemistry and other sciences to reduce the adverse impact on environment पे adverse impact ना हो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस है जो मिनिमम पोल्यूशन लेके आएगा और डिटेरिएशन एनवायरनमेंट कम से कम करेगा। बाय प्रोडक्ट्स जो हैं अगर प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में वो पोल्यूशन कर देंगे अगर उनको ढंग से यूज़ नहीं किया गया, इसलिए रिसाइकलिंग को इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सच प्रोसेसेस आर नॉट ओनली फ्रेंडली
बट ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करोगे, रिसाइकल नहीं करोगे, तो क्या होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली भी है ना। वेस्ट जनरेशन जो क्या है आपको, ठीक है नहीं, वेस्ट जनरेशन बहुत सारा इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करोगे आप, है ना, ताकि जो है, ताकि क्या हो जाए, आपके पास कम से कम वेस्ट हो और कम से कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, ठीक है। तो केमिकल एक्सटेंट ऑफ, तो ये सब ठीक है, इससे कुछ नहीं है, जस्ट रीडिंग दे देना, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस है ना। अब ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स, टेट्राक्लोरोइथीन जो है यूज़ किया जाता है फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, पर ये क्या करता था, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देता था और इससे कैंसर भी हो, कैंसरोजेनिक था, कैंसर हो सकता था। इसको रिप्लेस कर किया जा रहा है किससे, इस प्रोसेस वेयर बाय लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है इस सुटेबल डिटर्जेंट ड्राई क्लीनिंग के लिए, है ना। ये देखो, ये है ग्रीन केमिस्ट्री। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर कम पोल्यूट होगा, है ना। तो अब जो है आजकल क्या है, आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जा रहा है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज़ किया जा रहा है ब्लीचिंग क्लोथ्स के लिए, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री, है ना, जो कि बेटर रिजल्ट दे रहा है। अब ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन गैस को अर्लियर यूज़ किया जा रहा था, वॉज अर्लियर यूज्ड, अब इन दिनों हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। अब फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं, है ना। विद सुटेबल कैटलिस्ट जो है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब केमिकल सिंथेसिस में जैसे कि इथेनॉल जो है कमर्शियली जो है इथीन का ऑक्सीडेशन से इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, इन आयनिक कैटलिस्ट, ठीक है, कमर्शियली प्रिपेयर्ड इस तरीके से किया था। अब ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर, पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टैमरिंड सीड्स, है ना, इफेक्टिव मटेरियल है टू मेक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्लीन, नॉन टॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है ना। एग्रीकल्चर वेस्ट के फॉर्म में जो इस पाउडर को जो है जनरली डिस्कार्ड किया जाता है। तो अब इसमें क्या किया है, द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज टू यूज़ अलम को यूज़ कर रहे हैं फिटकरी को टू ट्रीट सच वाटर, है ना। अलम इंक्रीजेज द टॉक्सिन आयंस इन रेड वाटर एंड कैन कॉज डिजीजेज। तो ग्रीन केमिस्ट्री इन नटसेल क्या है, रिडक्शन इन, क्या करता है, मटेरियल, एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन, सब चीज़ों में कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, तो बहुत ही ढंग से अपने को जो भी फैक्ट हैं, है ना, कौन से पोल्यूशन जो है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एसिड रेन का क्या अपने पास pH होना चाहिए, है ना, फ्लोराइड कितना, नाइट्रेट सल्फेट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री वाली चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक फोकस से अपने करनी है लास्ट वाली, ठीक है। इनको जो है अगर अपन रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे प्रिंसिपल्स को, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़, है ना, तो 3 Rs बोलते हैं अपन इसको। पहले तो रिड्यूस करो कंजम्पशन, यूज़ उतना ही करो जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद अगर वेस्ट जनरेट हो गए तो क्या क्या करो, रिड्यूस किया, फिर उसके बाद जितना मैक्सिमम हो सके रीयूज़, है ना। रिड्यूस करो पहले, कम अपने नीड्स कम रखो, फिर रीयूज़ करो उसको, और फिर रीयूज़ के बाद वेस्ट हो रहा है तो क्या करो, रिसाइकल करो। तो 3 Rs हैं, ये को बोलते हैं 3 Rs। इन 3 Rs के बेसिस पे ही हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक और चैप्टर है ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स, उसका जो है थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, ठीक है।